नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर हैं। चंद बातें हैं और एक वीडियो मैसेज है, उसको भी हम देखेंगे और इसके साथ साथ जो बयान हैं आपके ईरान के जो लीडर हैं पार्लिमानी, उनका बयान है, उसको भी कोट करेंगे और अपने मेहमानों के सामने जो अहम तरीन इश्यूज़ है उसको लाएंगे। और वो है एक्चुअली आज का, क्या आप सबको पता है कि जी एक बहुत अहम मुज़ाकरात जो इस्लामाबाद में हुए वो ख़त्म हो गए और ख़त्म होने के ऊपर बयान भी आ गया और स्टेटमेंट भी आ गई। अमेरिकन जो वाइस प्रेसिडेंट है उसका स्टेटमेंट हम आपको सुनाएंगे और जो ईरान के आपके वफ़द के सरबरा हैं बाकर कालिबॉफ, उनका भी स्टेटमेंट आपके सामने रखेंगे, हालांकि उनकी वीडियो मुझे नहीं मिली। तो सबसे पहले चंद बातें हैं, वो ये है कि इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात और उसके नताइज कहाँ पहुँचे, क्या हुआ, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नताइज जो भी है, जो हम अभी वीडियो दिखाएंगे, ये बात है, वो सामने आपके नताइज आ जाएगा। नताइज के आलमी अमन और दुनिया पर असरात बशमुल मुआशी हालात क्या होंगे। नताइज के बाद अमेरिका, ईरान और इसराइल के क्या इक़दामात आपको नज़र आते हैं। अब तेज़ी से बड़े स्टेटमेंट्स आने शुरू हो गए, बड़ी मूवमेंट आनी शुरू हो गई है। क्या मुज़ाकरात के नताइज के बाद कोई बैकडोर डिप्लोमेसी हो सकती है, मुमकिन है। 2 हफ्ते के वक्ती सीज़ फायर का अब मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिश और उसके असरात क्या हुए या क्या होंगे, इन इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ यकीनन जो गेस्ट हैं, उससे पहले कि मैं गेस्ट का तारुफ़ कराऊं, ये है जनाब ईरानी वफ़द के सरबरा बाकर कालिबॉफ साहब का बयान है कि US failed to gain the trust of Iranian delegates। जो ईरानियन डेलीगेट्स कहते हैं, उनका ट्रस्ट जो है वो कहते हैं कि मेरे साथियों ने ईरानी वफ़द में मुस्तकबिल पर मबनी तजावीज़ पेश की, लेकिन आखिरकार मुखालिफ फ़रीक इस मरहले पर ईरानी वफ़द का एतमाद हासिल करने में नाकाम रहा। अब वाइस प्रेसिडेंट जो अमेरिका के हैं, उन्होंने क्या कहा, आइए सुनिए, उनको डायरेक्ट सुनिए आप वीडियो पे क्या कह रहे हैं। We have been at it now for 21 hours and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. Questions? जी, हमारे साथ जो मेहमान हैं एजाज़ुल हक साहब, सरबराह पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया, साबिक़ वफाकी वज़ीर, रुकन कौमी असम्बली, आपने हमें ज्वाइन किया सर, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद, दिफाई तज़कियाकार हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ ज्वाइन करेंगे या आ चुके होंगे एयर कोमोडोर खालिद चिश्ती साहब, दिफाई तज़कियाकार, वो भी शामिल होंगे। जी एजाज़ुल हक साहब, आपने दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। ज़ाहिर है पूरी दुनिया की नज़र थी, आपकी भी नज़र होगी इस्लामाबाद पे जो 21 आवर्स की मीटिंग रही, मुज़ाकरात रहे, उसका हासिल, उसका नताइज आप कैसे देखते हैं। इन तमाम सूरत हालों में जो स्टेटमेंट आई है जनाब आपके ईरानी वफ़द के सरबराह की एक तरफ, और दूसरी जो वीडियो आपने देखी, वाज़े तौर पर उन्होंने कहा है कि ये बैड है USA के लिए भी, लेकिन ज़्यादा ख़राब है ईरान के लिए। कैसे देखते हैं सर सारी चीज़ों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो ये कि इट वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान के पाकिस्तान वाज द सेंटर स्टेज दुनिया का। दूसरी बात है कि मेरे नज़दीक तो बिल्कुल मेरी यही एक्सपेक्टेशन थी
मैं कभी भी नहीं समझ रहा था कि यहाँ पर कंक्लूड कर सकेंगे ये जो यूएस का डेलीगेशन आया हुआ था, जिसमें स्टीव विटकॉफ भी थे और जेरेड कृष्ण भी थे, जिन्होंने पहले मुज़ाकरात किए ईरान के साथ, और उन मुज़ाकरात का नतीजा निकलने से पहले ही हमला हो गया। तो एक लैक ऑफ ट्रस्ट तो वहाँ पे था। एक शख्स जिस पे ट्रस्ट किया जा रहा था वो थे उनके वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस थे, और मेरा ख्याल है कि जो गुफ्तगू हुई है ये बहुत अच्छी हुई है। इसमें देखें, पहली बात तो ये कि अगर तो अमेरिका का हदफ है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोल बैक करवाना है, तो उस पर तो ईरान की कोई दो राय नहीं है, दे विल कम अराउंड टू इट, और ये जाएंगे वापस, वहाँ जाके गुफ्तगू करेंगे। बैकडोर बातचीत पाकिस्तान की हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जनरल आसिम मुनीर की उनसे चलती रहेगी, दोनों पार्टियों से, ईरान से भी और उनसे भी। और अगर वो समझते हैं अमेरिका के ईरान जो है वो अपना मिसाइल प्रोग्राम रोल बैक कर देगा या ड्रोन प्रोग्राम रोल बैक कर देगा, तो वो मैं समझता हूं कि उनकी गलत फहमी है। क्योंकि ईरान में देखा होगा आपने कि जितने लोग गुफ्तगू करने आए थे सब पीएचडी थे और सब पढ़े लिखे थे, और सब ये समझते थे कि कैसे बात करनी चाहिए। बल्कि अमेरिका के वक्त में जो लोग थे, अगर उनका और इनका कैलिबर देखें तो ईरान के लोगों का कैलिबर उनसे बहुत ज़्यादा था। एक उसमें जो नुमाया शख्सियत थी वो सिर्फ जेडी वैंस साहब ही थे। तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका विल कम अराउंड। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जहाँ तक चक्कर है, ताल्लुक है, वो मेरा ख्याल में किसी न किसी ऐसे नतीजे पे आ जाएंगे कि मिलजुल कर उसको चला लिया जाए। क्योंकि ईरान ने पहले तो किसी को मालूम ही नहीं था कि ये किसी सोने की चिड़िया है। हालांकि बहुत साल पहले किसी ने बता दिया था कि जिसके हाथ में ये होगी जैगुलर वेन इकोनॉमिक, आपके फादर ने बताया था सर, नाम लीजिए ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ होगा। आपके फादर ने जनरल ज़ियाउल-हक का स्टेटमेंट एक मौजूद है। जी 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 जी, उन्होंने बताया था कि जिसके हाथ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ होगा वो गल्फ को कंट्रोल करेगा, बल्कि गल्फ को नहीं पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा। 20% जो दुनिया का तेल, गैस, खाना पीना जो जा रहा है वहां से आ रहा है, वो सारा वो कंट्रोल करेंगे। तो अब ईरान को वो जैगुलर वेन, उनकी जो इकोनॉमिक जैगुलर वेन है वो मिल गई है, और इतनी आसानी से उसने छोड़नी नहीं है, ये उन्होंने बता दिया है। और अगर वो छोड़ दिया उन्होंने, और अगर अपने मिसाइल प्रोग्राम पे कॉम्प्रोमाइज कर दिया, तो ये तो फिर कहीं भी रुकेंगे नहीं जाके। इरादा, अगर ये खुदा ना खास्ता ईरान के पास फॉल बैक ना होता, ईरान ने वो 47 ईयर्स में 1979 से लेकर अब तक अगर वो तैयारी ना की होती, अगर वो मिसाइल प्रोग्राम ना होता, अगर ड्रोन प्रोग्राम ना होता, तो आज इन्होंने वही हशर करना था ईरान का जो गाजा का हशर हुआ है। जैसे वहां जेनोसाइड हुआ है, यहां भी कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने। अगर आपने देखा होगा कि बच्चों के स्कूल से लेकर, हॉस्पिटल से लेकर, खरग आइलैंड से लेकर, गैस की तनसीबात से लेकर कोई जगह नहीं छोड़ी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर ईरान, वो जो आयरन डोम था वो आयरन डोम नहीं रहा। और ईरान का लोग इसको चाहे जिस नज़र से भी देखते हो, मैं ये समझ रहा था कि जिस तरह ईरान ने रिटेलिएट किया है, अब ना अमेरिका की ये एक्सपेक्टेशंस थी, ना इसराइल की ये एक्सपेक्टेशंस थी, ना जीसीसी की ये एक्सपेक्टेशंस थी कि ईरान में इतनी काबिलियत होगी कि वो हर शहर के अंदर अमेरिका की तनसीबात को निशाना बना सकेगा, जो उसने निशाना बनाया, जिसकी वजह से। और फिर मैंने ये बात की थी डॉक्टर साहब कि द टर्निंग पॉइंट ऑफ अफगान जिहाद वाज दी स्टिंगर मिसाइल। जिस दिन मुजाहिदीन को स्टिंगर मिसाइल मिल गए, उस दिन रशिया के जहाज और हेलीकॉप्टर जो है वो सिटिंग डक्स बन गए, और वहां से फिर निगोशिएशन शुरू हो गई। मैंने ये कहा था कि ईरान के हाथ भी इस किस्म की कोई चीज लग गई है या लग जाएगी, चाहे वो साइबर कंट्रोल्ड हो, चाहे वो जीपीएस गाइडेंस हो, चाहे वो इंटेलिजेंस हो, चाहे वो कोई ऐसा हथियार हो जो कि या नॉर्थ कोरिया या चाइना या रशिया, क्योंकि चाइना और रशिया तो दोनों बैठकर देख रहे थे कि क्या किया जाए, और उन्होंने पूरी हेल्प की, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली इन द सेंस कि उन्होंने दुनिया को बताया कि ये गलत कर रहे हो जो कुछ कर रहे हो, अमेरिका को बताया, इनडायरेक्टली मदद भी की, चाहे वो इंटेलिजेंस गाइडेंस के जरिए और प्रिसीजन उनको दी।
तो इसलिए मैं समझता हूं कि और देखिए, सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब, अगर मैं एक सेकंड मुझे देंगे आप, कि सबसे बड़ी बात यह हुई कि अमेरिका आइसोलेट हो गया। इजराइल, अमेरिका, एक छोटे से स्पेन जैसे मुल्क से लेकर यूरोपियन यूनियन, बरतानिया और तमाम उसके साथी, यानी कि जीसीसी वाले भी जहां उनकी बेसिस थी, उन्होंने भी हाथ जोड़ने शुरू कर दिए कि बस करो। और सबको ये मालूम हो गया कि ये जंग जो है ये अमेरिका की नहीं है, ये कनाडा की बड़ी बात है कि जिसको उसने कहा था, गवर्नर उनके प्राइम मिनिस्टर को कह दिया था, तो उन्होंने सब ने ये दिखा दिया अमेरिका को कि भाई ठीक है, तुम दुनिया के बदमाश हो सकते हो लेकिन हमारे लिए बदमाश नहीं हो। बात होती है एक्सपोजर की। और एक डॉक्टर रे ने, उन्होंने बड़ा अच्छा तजिया किया था, जिसपे मैंने भी एक बात की थी। बस ये मैं खत्म करता हूं यहां पे। उसने कहा था कि 1956 में जिस तरह बरतानिया का दुनिया पे राज खत्म हुआ सुएज कनाल की वजह से, अमेरिका का राज खत्म होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से। और वो कंपैरिजन लगता है कि सच निकलेगा आगे जाकर। ठीक, निकलेगा। जनाब, मैं आता हूँ ब्रिगेडियर रिटायर मसूद अहमद साहब की तरफ। मसूद अहमद साहब, कितना संजीदा था, क्योंकि बहुत सारे तजिया निगार ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने अगर संजीदगी का लफ्ज़ हो या मुज़ाकरात के हवाले से, क्योंकि उनके बयानात आप देख रहे होंगे बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं, और इन दौरान जब मुज़ाकरात हो भी रहे थे तब भी उनके बयानात कैसे आ रहे थे, तो आप समझते थे कि डोनाल्ड ट्रंप वाकई संजीदा थे जो उन्होंने अपनी टीम को पाकिस्तान भेजा था वाइस प्रेसिडेंट की मौजूदगी में, कि ये संजीदा मुज़ाकरात होंगे, एक मुज़ाकरात इस बुनियाद पे होंगे कि दोनों फरीक बराबरी की बुनियाद पे हैं, या यहाँ सिर्फ ऑर्डर्स देने के लिए आए थे कि ये आप माने, और एक फेस वैल्यू से बचाना था, निकलना था उनको, जो फंस गए थे डोनाल्ड ट्रंप, तो सीज़ फायर कराया और उसके साथ साथ आपके ये एक मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया, और आखिर में ये कह के निकल गए कि जनाब अली डील नहीं हो सकी। कैसे देखते हैं इन तमाम मुज़ाकरात को सर? जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखें, ट्रंप की जो बहुत बड़ी उनकी बड़ी कोशिश है और अमेरिका की बड़ी कोशिश है कि वो चाहते हैं क्लीन ब्रेक हासिल कर सकें, और जिस तरीके से देखें कि उनकी जो ग्लोबल स्टैंडिंग थी, चाहे मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पॉलिटिकली देखें, डिप्लोमेटिकली देख लें, इकोनॉमिकली देखें, दैट हैज बीन डेंटेड। उस एक तो वो चीज है। सेकंड देखें, अमेरिका के अंदर से 60% पॉपुलेशन ने इस जंग की अपोज किया, और उनकी जो ट्रंप की अपनी अप्रूवल रेटिंग हैज गॉन डाउन 33% पे आ गई है। और फिर अमेरिका के अंदर से लोगों ने यह सवाल उठाना शुरू किया कि अमेरिका के क्या अपने ऑब्जेक्टिव्स थे, हम जंग में गए क्यों, इजराइल ने हमें ड्रैग क्यों किया इस जंग में। तो अमेरिका अब अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स भी कोई हासिल नहीं कर सका। दैट इज वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग। फिर देखें, अमेरिका की आइसोलेशन इसलिए हो गई, देखें नेटो कंट्रीज ने बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया उनको कि किसी तरह असिस्टेंस देने से, उन्होंने कहा हम नहीं देंगे। उन्होंने कहा दिस इज कोई हम पे हमारे अगेंस्ट कोई एग्रेशन, कोई हमला नहीं, और वेर आर डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने कहा आर्टिकल 5 की आप बात करते, हम पे किसी ने हमला नहीं किया है, तो वो भी रिफ्यूज हुआ। बाकी एलाइज थे, इवन मिडिल ईस्ट में आप देखें, गल्फ कंट्रीज में से कोई इनके साथ खड़ा नहीं हुआ, तो वो भी एक फैक्टर था। फिर मिनेसोटा में जो हालात वाकयात हुए हैं, तो उससे भी पब्लिक एंगर है। और फिर उसके बाद मिड टर्म इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो उनको ये भी रियलाइज है कि इलेक्शंस में अगर ऊपर नीच हो जाती है सेनेट में, कांग्रेस में, तो इनकी इम्पीचमेंट भी हो सकती है। तो बहुत सारे वजूहात थे। और फिर अब जो है कि अब जो रिसेंट है लेटेस्ट, बल्कि आज मैंने देखा और पढ़ा कि जो पोल्स हुए हैं उसमें जो एक वो शो करते हैं कि इजराइल इज लूजिंग सपोर्ट जो अमेरिकन पब्लिक के साथ। सो वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है। सो एक तो ये फैक्टर्स थे। बाकी देखें, बातचीत के लिए जिस तरह मैंने कहा था कि वो तो तड़प रहे हैं कोई ना कोई एक ऑफ रैंप, इनका कोई सोल्यूशन या कोई बातचीत हो जाए। तो लेकिन ये है कि पाकिस्तान ने एक भरपूर किरदार अदा किया है, सिंसेरिटी के साथ किया है, प्रोफेशनली हमने किया है। हमने पहले देखें जंगबंदी भी करवाई 8 अप्रैल की रात को। फील्ड मार्शल वाज इंस्ट्रूमेंटल, ही वाज इन कांटेक्ट विद अमेरिकन एज वेल एज ईरानी ऑफिशियल।
सीज फायर भी करवाया, फिर हमने बातचीत के लिए पाकिस्तान में इनको बुलवाया, और इस बातचीत में भी आप देखें काफी पेशरफ्त भी है और मुस्बित पेशरफ्त भी है। और सीनियर ने भी जो रिपोर्ट किया है उनके बकौल 2 या 3 पॉइंट है जिस पे सेटलमेंट है, बाकी चीजों में अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो वो भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और कोर 2 इश्यूज ही होंगे, एक वन इज दी न्यूक्लियर प्रोग्राम, दी अदर इज स्टेट ऑफ हॉर्मुज का है। तो इसके साथ ये है, फिर जेडी वेस्ट ने जो बयान दिया है उसने उन्होंने ये नहीं कहा कि दिस इज द एंड ऑफ आवर डायलॉग या कोई ब्रेक थ्रू, अलबत्ता नहीं हुआ, लेकिन टॉक्स आर नॉट डेड, तो वो इंटैक्ट है, बातचीत आगे जारी रहेगी, तो वो भी बड़ी अच्छी बात है। और फिर एक देखें उन्होंने एक उम्मीद की एक झलक भी दिखाई, उन्होंने कहा कि बड़ी सब्सटेंशियल हमारी बातचीत हुई है, और तो इसका मतलब है कि तमाम फरीकैन जो 79 के बाद आज तक मिले नहीं थे, एक दूसरे से नफरत करते थे, फॉर द फर्स्ट टाइम दे वर मीटिंग इन पर्सन और एक दूसरे से हाथ मिलवाया। सो पाकिस्तान फैसिलिटेट कर रहा था, आपके फॉरेन मिनिस्टर वहां बैठे हुए थे, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बैठे हुए थे। सो पाकिस्तान ने एक जबरदस्त किस्म का अपना किरदार, अपना रोल अदा किया, और इसमें आप देखें कि इस्लामाबाद जो है इस्लामाबाद एमर्ज कर गया है एज ए न्यूट्रल ग्राउंड फ्यूचर के लिए। और फिर एक डिप्लोमेटिक ब्रिज का हम किरदार देख सकते हैं इस्लामाबाद की तरफ से जो निकला है, और उसके साथ साथ डी एस्केलेशन के लिए एक रास्ता इस्लामाबाद ने प्रोवाइड किया है। जब हम पाकिस्तान की बात अच्छा, मसूद अहमद साहब, ब्रिगेडियर साहब, एक सवाल का जवाब ज़रा चाहिए कि फ़र्ज़ कीजिए ये निगोसिएशन जो मुज़ाकरात हुए वो किसी तरह कामयाब हो जाते, तो ये मुझे बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कौन गारंटी लेता इन मुज़ाकरात, इन मुआहदे को की पासदारी के लिए? कौन सा मुल्क है या कौन ऐसा शख्सियत है जो डोनाल्ड ट्रंप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ रहे हैं, बार बार तोड़ रहे हैं, जो इंटरनेशनल लॉज़ को तोड़ रहे हैं, जो इंटरनेशनल इदारे हैं उनको बाईपास कर रहे हैं, जो अपनी आवाम की राय को जो है वो डस्टबिन में डाल रहे हैं, जिन्होंने कई मुल्कों के साथ जो बातचीत की, मुआहदे किए, उसको उन्होंने ब्रेक किया है। तो मुझे बताएं सर, अगर ये मुज़ाकरात किसी हद तक कामयाब भी हो जाते हैं तो इन मुआहदों की पासदारी डोनाल्ड ट्रंप से करवाना एज ए गारंटर आपके सामने कौन है जो ये करवा सकता है? वो सुपर पावर है। डोनाल्ड ट्रंप आज सुपर पावर का बदमाश बादशाह है। जी सर बताइए। जी हाँ डॉक्टर साहब, देखें कि एक तो जब ओमान करवा रहा था तो वो डायरेक्ट नहीं था, वो मैसेंजर के तौर पे करवा रहा था। एक तो हम इन पर्सन बाद में बैठे हुए थे, ऊपर से आपने देखा कि कुछ दिन पहले यहाँ पे तुर्किया के फॉरेन मिनिस्टर, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर और इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर आए थे। एक जॉइंट कम्युनिके पाकिस्तान ने इश्यू किया था, उसमें भी पॉइंट्स दिए गए थे, तमाम लोग ऑन बोर्ड थे। और फिर उन्होंने ये भी क्लेम किया था उनके राब्ते हैं ईरान के साथ भी और अमेरिका के साथ भी। फिर उन्होंने दरमियान में ईरानियों की भी ख्वाहिश थी, हमने चाइनीज को ऑन बोर्ड लिया। यहाँ से फॉरेन मिनिस्टर यहाँ से चाइना बीजिंग गए और वहां से 5 पॉइंट्स का एक कम्युनिके निकला इंडोर्सिंग वट जो 4 ममालिक ने इंडोर्स किया था यहाँ पे पॉइंट्स थे, और जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन्होंने ईरान के भी कंसर्न्स को एड्रेस किया और जीसीसी कंट्रीज के कंसर्न्स को भी एड्रेस किया। जब चाइना के इन होने का मतलब है जिसमें रशिया भी इन है, सो दैट वाज द गारंटीज जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से आ रहे थे। फिर आपने रिसेंटली देखा भी होगा कि इंटायर वर्ल्ड वो कॉले कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को, उनको एडमायर भी कर रहे थे, तो साथ अपना कंसर्न भी बता रहे थे कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें इसको एड्रेस करना चाहिए। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ऑन बोर्ड थे। तो मेरे ख्याल में इतनी चीजें जब थे तो इसके बाद तो कोई अब पीछे से हट सकता है ना कि ग्राउंड रियलिटीज में जब आपने एक वाइस प्रेसिडेंट भेजा है कि वो चले सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सर, आप बहुत शुक्रिया सर। मैं आता हूं, जनाब एयर कमोडोर खालिद चिश्ती हमारे साथ हैं। खालिद चिश्ती साहब, मुज़ाकरात हुए, यकीनन पाकिस्तान का काम मीडिएशन का था, वो ना तो एज ए गारंटर था, जो हमने पढ़ा है, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, और उसकी कोशिश थी कि ये दोनों बैठें और फ़ैसला करें। कामयाबी और नाकामी इन्हीं फ़रीक के पास है, पाकिस्तान के पास इसका हल नहीं था। अब जबकि मुज़ाकरात होने के बाद जेडी वैन का बयान भी आ गया, ओपन बयान है सामने, कि उन्होंने कह दिया है कि ये फेल्ड है, नहीं हो सका। ईरानी जो आपके वफ्द के सरबराह है उन्होंने भी कह दिया एतमाद का था, नहीं हो सका। क्या देख रहे हैं सर ये मुज़ाकरात
आपको किस हद तक इसमें आलमी अमन के लिए अब कोई बेहतरी नज़र आती है, कोई फर्दर कोई है, या अब मज़ीद हम एक बड़ी जंग की तरफ इनको जाते हुए देख रहे हैं, और जो ये स्मॉल आपका जो सीज़ फायर है ये अब मुस्तकिल की तरफ जा सकेगा या नहीं जा सकेगा? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, पहले हमें सीज फायर पे जाने से पहले अगर आप इजाज़त दें तो मैं 1 मिनट सिर्फ इस पे लेना चाहूँगा कि ये सीज फायर जब कन्वर्जेंस होती हैं तो उसकी स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस क्या होती हैं। देखिए, ईरान हम सबको पता था कि 47 सालों से सैंक्शंस में है, इकोनॉमिक स्ट्रगल कर रहा है, मिलिट्री पर फोकस नहीं कर पा रहा है, दूसरी तरफ सुपर पावर है, बैक्ड बाय इजराइल, सबसे बड़ी मिलिट्री आर्म फोर्सेज अमेरिका की हैं। तो ये इतना 40 दिन तक करने के बाद ईरान ने, जैसे मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि उन्होंने सिर्फ सर्वाइव करना था। एक ईरान को अपने बारे में एक न्यू फाउंड रेजिलियंस भी मिली है, क्योंकि 40 दिन तक एक सुपर पावर आप बारी कर रही है। ऑलमोस्ट 300 से 500 हमले रोजाना हो रहे हैं। 11,000 के करीब अमेरिका ने किए हैं, 3,500-4,000 के करीब इसराइल ने किए हैं। 15,000 हमले किए गए 40 दिनों में, और वो कौम ने सस्टेन किया। बिल्कुल डैमेजेस हुए हैं, डिस्ट्रक्शन हुई है, मैं उसको नहीं कर रहा, 160 बच्चियां भी शहीद हुई हैं, तो मैं उस नुकसान के साथ में बात कर रहा हूं। लेकिन ईरानियों ने एक न्यू फाउंड रेजिलियंस देखी, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये देखा, 2 चीजों पर उन्होंने अपनी कॉन्फिडेंस गेन किया। एक, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ उन्होंने देखा, जो कहा था कि वो कर दिखाया, 47 सालों में नहीं हुआ था। वो सिर्फ खौफ पैदा करते थे, किसी को मैनिफेस्टेशन की डिग्री नहीं पता थी कि कितने कर पाएंगे और कितने नहीं कर पाएंगे। नंबर 2। नंबर 3, आपको याद होगा आयतुल्लाह खामनाई ने शहादत से पहले और जंग शुरू से पहले ये कहा था कि ये खित्ते में फैल जाएगी, हम अपने तक नहीं रहने देंगे। उन्होंने वो भी कर दिखाया। तो ये एक, जैसे मैंने कहा, ये न्यू फाउंड लीवरेज मिली ईरान को फॉर नेगोशिएशन। और अमेरिका को तो जाहिर है वैसे ही जोम है कि वो सुपर पावर है। ऑल्दो 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है उनके पास, 2 लाए गए, पुल बैक कर लिए गए, नेवी डाइल्यूटेड है, थिन आउट है। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि उनकी टास्किंग अपनी सेटिस्फेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो परसेप्शन क्रिएट कर सकते हैं कि वो जीते हुए हैं, उन्होंने सब कुछ नॉकआउट कर दिया है, लेकिन वो एडवांटेजेस पोजीशन नहीं है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 40 दिन में अमेरिका जैसे सुपर पावर करना चाहिए। अब आते हैं इस पे, जब आप टेबल पे आते हैं तो ये न्यू फाउंड जो कॉन्फिडेंस होता है वो टेबल पर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ दोज मिनट्स या वो बुलेट्स या पॉइंट्स के जी ये हमारी है। वो आपको एक कॉन्फिडेंस देता है। जब आप मेज पर आके बैठते हैं तो सिर्फ अपनी परसेप्शन से आकर बैठते हैं, क्योंकि हमने ये आउट परफॉर्म किया है, हमने आउटबीट किया दुश्मन को, इतनी डिस्ट्रक्शन की है, तो हमें ये फेवर्स मिलनी चाहिए। जब आप टेबल पर आकर बैठते हैं तो दुश्मन जो आपका मुखालिफ होता है वो अपने टर्म्स लेकर आता है, वो अपने कॉन्फिडेंस के साथ आता है। तो आई थिंक फिर कन्वर्जेंस शुरू होती है। मैं इसको कहूंगा ये इस जंग को, क्योंकि ऑलमोस्ट आपने देखा 48 या 72 घंटे के अंदर मुज़ाकरात शुरू हो गए, तो इसको कूलिंग टाइम नहीं मिला। कूलिंग टाइम ये होता है कि थिंक बैक करें, इवेल्युएट करें लॉसेस का, और ये विजुलाइज करें कि अब हम कहाँ खड़े हैं, और अगर मुज़ाकरात में जाते हैं और वो फेल हो जाते हैं तो कहाँ खड़े होंगे। तो ये सारी चीज़ों को जब कन्वर्ज आप करते हैं, फिर आप एक ग्राउंड रियलिटी की तरफ आते हैं जिसको हम ग्राउंड चेक कहते हैं, फिर आपको ज़मीनी हक़ाइक़ का एहसास होता है। तो आई थिंक मैं इसलिए अभी भी पूरी उम्मीद हूँ कि उन्होंने इसको कॉल ऑफ नहीं किया इस सेंस में कि ये होंगे नहीं मुज़ाकरात। दूसरा, उन्होंने ये नहीं किया कि हम हमला कर देंगे। तीसरा, उन्होंने ये कोई डिस्ट्रक्शन की जो थ्रेट प्रेसिडेंट ट्रंप आप तौर पर यूज़ करते रहे, ऐसी कोई थ्रेटनिंग लैंग्वेज नहीं यूज़ की गई। तो आई थिंक ये कूलिंग पीरियड प्लस जिसको मैंने कहा ग्राउंड चेक, और प्लस ये अपने अपने लीडर से जाकर मशवरा करके अगर कम बैक करते हैं तो बड़ी उम्मीद की जानी है। इस वक्त तो हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए और दुआ मांगनी चाहिए। हम श्योर पाकिस्तान हुकूमत ने दोनों साइडों से दरख्वास्त की होगी कि अगर हम इस मुज़ाकरात को कंक्लूड नहीं कर पाए तो हमें कम अज कम सीज फायर को एक्सटेंड कर देना चाहिए। उसके लिए मैं उम्मीद हूं कि अगर एक्सटेंड हो गई तो फिर फॉलो अप कन्वर्जेंस ढूंढी जा सकती है। ठीक है सर, लेकिन अगर यहाँ पर एक सवाल ज़रूर रखना चाहूँगा सर, कि आप समझते हैं सर कि जिस तरीके से नेतन्याहू की स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं और वो अमल भी उनका जारी है, थ्रेट्स भी जारी है, फिर डोनाल्ड ट्रंप के भी थ्रेट्स आते रहे हैं, मुख्तलिफ ट्वीट्स उन्होंने किए हैं, उस पर थ्रेट्स थे, हालांकि यहाँ मुज़ाकरात पे बैठे हुए थे। कई लोगों का ये ख्याल है कि ये मुज़ाकरात जो डोनाल्ड ट्रंप आए हैं वो अपनी फेस सेविंग के लिए आए, हालांकि वो संजीदा नहीं है मुज़ाकरात पे, क्योंकि एक तरफ उनकी फ़ौजी बगावतें शुरू हो गई थी, बहुत अहम तरीन फ़ौजी या तो निकाल दिए जा रहे थे या वो लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, जिस पे एक्शन लिया गया, उनसे इस्तीफ़ा लिया गया। दूसरी तरफ अमेरिका की आवाम इस जंग के पीछे नहीं है, वो कहती है ये अमेरिका की जंग नहीं है, ये इज़राइल की जंग है। तीसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलरिटी जैसे कहा गया 33 से भी नीचे आ गई थी।
दुनिया यानी सिफारती लेवल पर तनहा हो गया था अमेरिका, वो भी नज़र आ रहा था। तो ऐसी सूरतों में आप नहीं समझते सर कि डोनाल्ड ट्रंप जैसी शख्सियत से, जो कॉन्स्टिट्यूशन भी तोड़ रहे हैं, इंटरनेशनल लॉ भी तोड़ रहे हैं, इदारों को भी साइड में फेंक दिया है, उनसे संजीदा मुज़ाकरात और उसके नताइज और उसकी पासदारी की उम्मीद की जा सकती है सर? ये आपने बिल्कुल ठीक ऑब्जर्वेशन और बड़ा वेल बैलेंस्ड आपने कमेंट किया कि उनसे क्या तवक्को की जा सकती है, क्योंकि वो इरेटिक हैं। वो मैं अक्सर कहता हूँ कि उनकी जो अनसर्टेनिटी है वही सर्टेनिटी है, क्योंकि उनका पता नहीं लगता कि किस वक्त क्या कहेंगे। लेकिन फिर एक और एडवांटेज भी है प्रेसिडेंट ट्रंप के मिजाज का, वो मैं आपको पॉजिटिव रोड पे भी छोड़ना चाहता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप के मिजाज का ये है कि वो जज और ज्यूरी भी खुद ही है। वो खुद ही फैसला करते हैं कि मैं जीत चुका हूँ और मैंने रिजीम भी चेंज कर दी है, और मैं, आप उनके बयानात देख लें, मैं आपको क्विकली मैं रन डाउन करने की कोशिश करता हूँ, मैं रिकॉल करता हूँ। मैं कल लिख रहा था कुछ डेट्स के साथ। 1 मार्च को वो ये कहते हैं जंग शुरू होने के वेरी नेक्स्ट डे कि 4 हफ्ते में जंग बंद कर दूंगा। वेरी नेक्स्ट डे 2 मार्च को कहते हैं कि 6 हफ्ते चल सकती है लेकिन हम लंबी जंग के लिए तैयार हैं। फिर 17 मार्च को कहते हैं मैं चाहूँ तो 2 सेकंड में जंग बंद कर सकता हूँ। फिर 23 मार्च को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक हो गया तो फिर कहा कि अगर ईरान ने ना खोला तो 48 घंटे में मैं तबाही मचा दूंगा। फिर 24 तारीख को वेरी नेक्स्ट डे कहते हैं कि हमारे मुज़ाकरात बड़े अच्छे चल रहे हैं ईरान। तो ये मैं जज और ज्यूरी की सिर्फ मैं मिसालें उनके बयान से दे रहा हूँ कि वो एक दिन और अगले दिन में वही अपोजिट करके अपने आप को शायद कन्विंस कर लेते हैं, या कोई उनको कन्विंस कर देता है कि हम जीत चुके हैं। तो आई थिंक परसेप्शन भी उन्हीं पे डिपेंडेंट होगी, वो किस दिन किस सिचुएशन को अपने आप को विक्टर साबित करके और डिक्लेयर कर दें। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट भी ऐसे लोगों को होता है कि वो खुद ही क्योंकि जज हैं, तो कोई किसी ने अगर यकीन दिला दिया। कमिंग टू इजराइल जो है वहां बहुत चैलेंजेस, नेतन्याहू को बहुत चैलेंजेस है। उनकी ऑपोजिशन ने कहा है कि देयर आर ब्लड, देयर आर डेड बॉडीज, और आपने कौन सी विक्ट्री हासिल की है जो ईरान मेजरेबल टर्म में आप ले सके हैं उससे 40 दिनों में। यूनिलैटरल साइड पर आपने बमबारी की। आई थिंक नेतन्याहू को भी कहा जा रहा है कि सबसे डिजास्टरस लीडर, उसके ऑपोजिशन लीडर ने कहा कल कि आप सबसे डिजास्टर इजराइल की हिस्ट्री में ये लीडर है जिसने कौम को मायूस किया है और मैरस किया है और हमारा वो माइट खत्म कर दिया। देखिए उधर भी तो डॉक्टर साहब जोन था ना कि हम एक ऐसी बड़ी फोर्स है जिसको अमेरिका ने $260 बिलियन का मिलिट्री असला दिया पिछले 78 सालों में। तो हम तो अनचैलेंज्ड है, इनविंसिबल है, इनवल्नरेबल है। तो वो भी साबित हो गया कि इनवल्नरेबिलिटी जितना ईरान ने हिट बैक किया है और जितनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी से डिस्ट्रक्शन की है, तो आई थिंक इजराइल के लिए भी बहुत चैलेंजिंग हो चुका है। नेतन्याहू के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो चुका है। उनके इलेक्शन आए खड़े हैं, उनके मुकदमे चल रहे हैं उनके ऊपर। तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा डाइवर्जेंस हो गई है। और ये मुज़ाकरात का कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहूंगा इस सवाल, अवामी रद्द-ए-अमल भी है। सही कहा आपने, अवामी रद्द-ए-अमल है डॉक्टर साहब, अवामी इजराइल का अवामी रद्द-ए-अमल भी देखने में आया। एग्जैक्टली दोनों तरफ से। और पिछली दफा भी याद होगा आपको कि जब जून 2025 की भी जंग हुई थी तो इजरायली लोग सड़कों पे आ गए थे। उन्होंने, क्योंकि उनको तो आदत नहीं थी बंकर्स में सोने की, मार्केट में स्टॉक करने की, अस्पतालों में बगैर बिजली के गुजारने की। और हमारे ऊपर, अपने ऊपर कैसे गिरता है वो तो समझते थे, दूसरों पर कैसे गिराया जाता है, ये था उनका। तो लेट्स होप के कुछ पॉजिटिव चीजें निकल आए। सही कहा आपने, सही कहा, बिल्कुल सही कहा, क्या निकल आए। हाँ, उम्मीद है, अल्लाह आमीन। और दूसरी बात है, अभी इजराइल के चीफ ने भी ये कहा था कि ये हमारी फौज इस पोजीशन पे नहीं है कि वो लड़ाई करे। और दूसरा, उनके अपने मेयर ने भी कहा कि हम कब तक बंकर में रहेंगे। और यूएन में भी काफ़ी रोए धोए थे। अच्छा सर, मैं एजाजुल हक साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। एजाजुल हक साहब, कहा यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब सफारती जंग भी हार गए। आपने खुद अभी बताया कि जनाब उनके नेटो उनको छोड़ गया, यूके छोड़ गया, कनाडा छोड़ गया, स्पेन छोड़ गया, कई ममालिक छोड़ गए। और ख़लीज ममालिक में भी अब सुनने में आ रहा है कि जहां अड्डे भी हैं वो लोग भी अब सोच रहे हैं कि कुछ नई हिकमत अमली की जाए और अमेरिका से हाथ हटाया जाए। सियासी जंग हार गए सर, तकरीबन एक बड़ी लीड के साथ आए थे, बहुत बड़ी लीड के साथ। और अब कहा जा रहा है कि उनकी पॉपुलरिटी में तब 30 और 33% तक वो पहुंच चुके हैं। और 80% कहा जा रहा है कि अमेरिका की आवाम इम्पीचमेंट चाहती है, इस्तीफ़ा चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप को कहते हैं कि जी वाहिद हल है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन के प्रेसिडेंट ना रहें। तो सियासी जंग भी हार गए। और बाकी जो जंग है वो तो आप देख चुके हैं सर कि वो हार चुके हैं। उनका तो ये दावा था कि वो 5 दिन के अंदर ईरान को ख़त्म कर देंगे। और अब बड़ी बड़ी बातें थी उनकी, जंग एटम बम गिरा देंगे और तहज़ीब को ख़त्म कर देंगे, और वो आ गए टेबल पे। तो सर मेरा जो सवाल है वो ये है कि, और अमेरिका की आवाम ये कहती है कि ये जंग है भी नहीं हमारी, ये तो इजराइल की जंग है। तो ऐसी सूरत हाल में सर
क्या आप समझते हैं कि ये क्या सूरत हाल पेश आएगी सर आगे चल के? क्या इम्पीचमेंट पे जाएंगे या जो इलेक्शन है नवंबर 2026 में उसमें जाएंगे, या ये अब अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप की वजह से अमेरिका इतना कमज़ोर हो चुका है कि अब मल्टीपोलर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन चुका है और ईरान एक ताकत हो चुकी है और ख़लीज ममालिक भी अब इन चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं? सर क्या कहेंगे? देखिए डॉक्टर साहब, इस सारे सिनारियों के अंदर जो हमने नज़र नहीं आया हमें कि सेंसरशिप की वजह से, वो कि इज़राइल का कितना नुकसान हुआ है। इज़राइल की न्यूक्लियर फैसिलिटी से 13 किलोमीटर पे ईरान ने मिसाइल मार के ये साबित कर दिया था कि हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, और जो नुकसान हुआ उनका वो उनकी बर्दाश्त से भी बाहर है। और आपने देखा होगा कि जब लोग बाहर निकलते थे तो उन पर किस तरह तशद्दुद किया जाता था, क्योंकि वो भी एक मतलब कहते हैं कि पुलिस स्टेट बना कर रख दिया था उसने। मैं ये जो अभी तज्जिया किया चिश्ती साहब ने मुझसे पहले, मैं इनसे एग्री करता हूँ कि दे विल कम अराउंड, दे विल हैव टू कम अराउंड। अमेरिका इतना आइसोलेट नहीं रह सकता, नेटो से भी, यूरोपियन यूनियन से भी, और ये सारे इनके एलाइज थे पहले। और ये जो मुज़ाकरात हुए, मुझे ये मालूम था कि यहाँ फैसला नहीं होना, फैसला वो देंगे, ये डिसेप्शन की गेम्स होती हैं। इसके अंदर निगोशिएशंस के अंदर आप डिसेप्ट करते हैं, आप अपने आप को दिखाते हैं। जैसे कि ट्रंप ने कहा, वो जो ट्वीट करते थे वो सही तो नहीं थे, अब गिन के बता दिया कि पहले उन्होंने क्या कहा, बाद में क्या कहा, ये कहा। वो सिर्फ यही था कि मैं आपको स्टोन एज में भिजवा दूंगा, मैं आपकी सिविलाइजेशन को ख़त्म कर दूंगा। तो ये कोई इतना आसान काम नहीं था जो उन्होंने किया। अब इस वक्त ईरान के पास और अमेरिका को और इजराइल को बखूबी पता है कि वो चीज़ें उनके पास अब मौजूद हैं, उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम ये ख़त्म नहीं कर सके। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि ईरान इस बात पर राज़ी है आज भी कि वो आयतुल्ला अली ख़ामेनी की फतवे की वजह से उन्होंने कहा कि वी डोंट वांट टू कैरी आवर न्यूक्लियर प्रोग्राम फॉरवर्ड, वो उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं, जो कि IAEA के साथ और कृष्णर और स्टीव विटकोफ के साथ जो मीटिंग में पहले तय हो रहा था, जिसके दौरान उन्होंने बॉम्बिंग शुरू कर दी थी, उस पर वहाँ भी सारी तकरीबन चीज़ें तय हो गई थी, और यही तय होगा बस। इसके अलावा और मेरा नहीं ख्याल कि कोई चीज़ तय होगा, क्योंकि उनकी सर्वाइवल की जंग है। अगर वो अपने हथियार ही फेंक देंगे तो फिर उनको मालूम है कि इजराइल का जो अज़ाइम है और किस तरह से वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो फिर मुझे नहीं नज़र आता कि वो होगा। कुछ दिन लगेंगे, हो सकता है मैं गलत हूँ, ये वापस जाएंगे, बातचीत शुरू होगी, धमकियाँ इधर से भी आएंगी, और ईरान वाले भी माशाल्लाह जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया आज तक, और बड़े वाज़े अल्फाज के अंदर जवाब दिया। और देखें, बात अमेरिका की सही नहीं निकली, अमेरिका की हर बात झूठी साबित हुई है, ईरान की हर बात सही साबित हुई है। ईरान ने कहा ग्राउंड पे अपने ट्रुप्स उतारें, हम इंतज़ार कर रहे हैं, अमेरिका को जरूरत नहीं हुई। ये अमेरिका शुक्रिया अदा करे जनरल आसिम मुनीर का, जिन्होंने जून 2025 में अच्छी तरह समझा दिया था पहली मीटिंग में कि कभी ये गलती ना करना कि अपने ट्रुप्स उतारना वहाँ पर, वरना वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। वो एक कौम है जिसने 47 साल बचा दिया सर, सिर्फ इसी बात पे तैयारी की है। हाँ जी हाँ, और अब ये है कि आप देख लें कि इजराइल को सिर्फ वहाँ लेबनान में भी वो सिविलियंस पे मार रहे हैं, वहाँ भी उनको मुश्किलात पेश आ रही हैं। एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट आप छोड़ हैं सर, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने छोड़ा है, उस पर भी कमेंट्स कर दीजिए कि देखें, जहाँ हुर्मुज का मामला है वहाँ ईरान स्टैंड कर रहा है, अभी तक जो न्यूज़ है, अंदर की बात तो खुदा जाने। दूसरा, उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम जिस स्टेटस पे है वो किसी सूरत में भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है मिसाइल प्रोग्राम पे। तीसरा सर प्रॉक्सी है, ख़ास तौर पे जो उनका लबनान है, यूसीस हैं, आपके हमास है, हिज़्बुल्लाह है। दूसरी तरफ हम देखते हैं नेतन्याहू कहता है कि जनाब ईरान को भी ख़त्म करने की बात करता है, वो कहता है इनको तो किसी सूरत में हम नहीं छोड़ेंगे। तो अब सवाल ये है कि जॉन कैरी ये कहता है कि जनाब ये नेतन्याहू की बात तो उसने नहीं मानी, क्या नाम है, बुश ने हमला करने के लिए, ना ओबामा ने माना, ना जो बाइडन ने माना, लेकिन ये तो इस सदर ने माना कि जनाब हमला कर दो, मार दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि नेतन्याहू कह रहा है कि हर सूरत में जो है वो लबनान, हमास और ये सब चीज़ें ख़त्म होगा।
तो ईरान अपने प्रॉक्सी को कैसे छोड़ सकता है? देखिए वो बातचीत में तो छोड़ सकता है, वैसे तो 2 मिनट है सर आपके पास, 2 मिनट उनको जल्दी से। जी मैंने कहा वो उनको बिल्कुल ख़त्म तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन बातचीत में ये चीज़ें आ सकती हैं, इस पर डिस्कशन हो सकती है। इसराइल पे भी कोई कंडीशंस लगेंगी। फिर देखें ना, उसने तो कहा कि मेरा 40 साल का ख्वाब है ग्रेटर इसराइल का, और खुलकर बता दिया, नक्शा सामने लगा दिया कि मैंने ये करना है। अफसोस तो इस बात का है कि हमारे अपने लोग, खैर उनको अब पता लग गया कि उनको वो नहीं मिली जो प्रोटेक्शन वो समझते थे कि अमेरिकन से मिलेगी, और आपने देखा कि पाकिस्तान सऊदी जो पैक्ट हुआ है उस पर हमारे एयरफोर्स अब वहां पहुंच चुकी है, और ये चीज आगे बढ़ेगी। अब लोग देख रहे हैं पाकिस्तान की तरफ तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, और ये इससे बहुत तकलीफ हो रही है इसराइल को। मैं समझता हूं कि अगले हफ्ते में या चंद दिनों के अंदर अंदर दे विल कम अराउंड टू स्टार्ट टॉकिंग अगेन, और मेरा नहीं ख्याल कि वो दोबारा हमला करने की कोशिश करेंगे। वो बातचीत से मामलात को सेटल करने की कोशिश करेंगे, वरना इसराइल के लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी और अमेरिका के लिए भी बहुत सी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। जी खालिद रशीद साहब, क्या आप समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मौजूदगी में कोई सिफारती बेहतरी हो सकती है, कोई बैकडोर डिप्लोमेसी हो सकती है, कोई मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं, या वाहिद सलूशन ये है कि जिस तरह जॉन कैरी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू की बात मानी और प्रेसिडेंट ने बात नहीं मानी, इसका मतलब है अमेरिकन अवाम भी नहीं चाहती और अमेरिकन के प्रेसिडेंट भी नहीं चाहते थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे। तो क्या वाहिद सलूशन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की इम्पीचमेंट हो जाए तो दुनिया अमन की तरफ चली जाएगी? सर देखिए, इम्पीचमेंट तो इस वक्त नहीं है। मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट ट्रंप खुद भी चाहेंगे। रिपब्लिकन को ऑब्वियसली काफी एम्बैरेसमेंट हुई है उनकी पॉलिटिकल पार्टी को, और रिपब्लिकन पार्टी ये बोझ मेरा नहीं ख्याल के उठाएगी। अगर वो उनकी जगह कोई भी होगा तो वो चाहेंगे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ही इसको अनडू करे सारे, क्योंकि जब कोई और नया सदर भी आ भी जाता है तो चांसेस हैं कि हो सकता है डेमोक्रेट कल को आ जाते हैं। तो आई थिंक रिपब्लिकन का बहुत ज्यादा इमेज खराब हुआ है प्रेसिडेंट ट्रंप की वजह से, और मेरा नहीं ख्याल कि रिपब्लिकन के जो भी हैं, इवन जेडी वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट है, वो चाहेंगे कि ये बोझ वो खुद उठाएं या कोई और उठाए, क्योंकि वो भी फ्यूचर के कैंडिडेट होना चाहते हैं प्रेसिडेंटशिप के लिए। तो जो भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट आने वाला होगा या बन भी जाए, अगर इम्पीचमेंट थोड़ी देर के लिए डिस्कस कर लें, तो उसका बैगेज तो रहेगा प्रेसिडेंट ट्रंप का उनके ऊपर और अंडू करने का। तो आई थिंक रिपब्लिकन तो शायद यही चाहेंगे कि वो अंडू खुद करके जाए। और जैसे मैंने पिछले सवाल के जवाब में ऑन द लाइटर नोट कहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप तो किसी वक्त भी अनाउंस करके जज और जूरी खुद बन सकते हैं और कहेंगे मैं जीत गया और सीज फायर कर दें। अभी भी आप उनके बयान देख लें, उनको कहते हैं मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, सीज फायर से हमने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अपने हासिल कर लिए। तो फिर आप और मैं बैठकर कैसे मान लें कि मिलिट्री ऑब्जेक्टिव इजराइल के और अमेरिका ने हासिल कर लिए? लेकिन वो खुद ही मेरा ख्याल करेंगे। इम्पीचमेंट की शायद नौबत आए भी ना, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इम्पीचमेंट एक सोल्यूशन भी है। आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप ही, जिन्होंने क्योंकि उनकी बात नेतन्याहू की मानी है, वही उनको कन्विंस करेंगे, क्योंकि रियलिज्म की तरफ नेतन्याहू नहीं आ रहा। प्रेसिडेंट ट्रंप तो आ चुके होंगे 40 दिनों में कि जो वो गोल्स अचीव करना चाहते वो नहीं हो सके। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को अब मेरा ख्याल है उनको बताना पड़ेगा नेतन्याहू को कि आपने मेरे लिए बड़ी एम्बैरेसमेंट पैदा कर दी है, मुझे पॉलिटिकली और वोटिंग बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बड़ा इफेक्ट हुआ है, रेटिंग मेरी ड्रॉप हुई है, पॉपुलैरिटी कम हुई है। तो आई थिंक वही कन्विंस करें उनको कि वो एक ऐसे कन्वर्ज करें एक सीज फायर की तरफ और दुनिया का दायरा हम रिस्टोर करें। तो इम्पीचमेंट मेरा नहीं ख्याल एक सोल्यूशन है। लेकिन सर इलेक्शन 2026 नवंबर में जो होने जा रहे हैं और जिस तरीके से वहाँ की आवाम के रिएक्शंस आ रहा है, रोज़ाना हम देखते हैं इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ कि अमेरिकन हिस्ट्री में आज तक किसी सदर के ख़िलाफ़ इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि जी 80% आवाम इस जंग के ख़िलाफ़ है, 33 से नीचे इनकी पॉपुलैरिटी आ गई है। तो आप अगर फ़र्ज़ कीजिए इनकी इम्पीचमेंट नहीं भी होती है और जो आपके कांग्रेस में सेनेट में जो इस वक्त रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स की जो परसेंटेज है, अगर वो इलेक्शन में उनकी पार्टी लूज़ करती है तो फिर ये खैर फाल सदर के तौर पर नज़र आएंगे? सर जी, जाहिर है अगर ये होते तो उनकी प्रेसिडेंशियल वो जो क्रेडिबिलिटी है वो बड़ी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, और वो जाहिर है वो नहीं चाहेंगे कि ना उनकी रिपब्लिकन के लीडर चाहेंगे कि वो उनकी इम्पीचमेंट हो या एक एम्बैरेसमेंट हो। तो मैंने जैसे कहा कि वो खुद ही रिकवर कर सकते हैं और एक फेस सेविंग अपने आप को दे सकते हैं, अपनी पार्टी को भी दे सकते हैं। लेकिन अगर वो डटे रहे तो देखिए मुज़ाकरात की टेबल पर तो आना है। आप खुदा ना खासा 40 दिन और जंग कर लेंगे तो फिर क्या होगा? फिर भी आपने टेबल पर आना है, यही पेपर्स एक्सचेंज करेंगे, यही कोई और प्लेटफॉर्म होगा जो होस्ट कर रहा होगा।
तो आई थिंक रियलिज्म की तरफ आ जाना चाहिए उनको, और 40 दिनों में आई एम श्योर प्रेसिडेंट ट्रंप आ चुके होंगे कि उनको मिसलीड किया गया। और मुझे अफसोस से साथ कहना पड़ता है कि नो लेस देन अमेरिकन सुपर पावर जैसे मुल्क के सदर को मिसलीड किया गया, और अगर वो मिसलीड हो गया तो इसका मतलब है 8 अरब दुनिया के लोग हॉस्टेज बन जाएंगे इकोनॉमिकली, ऑयल पॉइंट ऑफ व्यू से, महंगाई की वजह से। तो वो भी बड़े अफसोसनाक बात है। तो आई थिंक जितना ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, आपने देखा कि अब ईरान के पास 4% दुनिया का कंट्रोल था ऑयल का सिर्फ, अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से 20% कंट्रोल है। उनको न्यू फॉर्म एक न्यूक्लियर बॉम्ब तो नहीं मिला, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज की शक्ल में बॉम्ब मिल गया है। तो वो चाहते हैं कि अब हम इसको जब चाहें ऑन ऑफ कर सकते हैं। न्यूक्लियर अगर ले भी ले तो पता नहीं कब यूज करेंगे, लेकिन उनको ये बॉम्ब जो नया आया जिसका उनको बटन उनके हाथ में आ गया, तो आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप को रियलाइज करना चाहिए कि हमने खुद ही ज्यादा स्ट्रेंथन कर दिया है। एक रेजिलियंस दे दी है ईरान को ज्यादा, उनको पता लग गया हमारी टॉलरेंस कहां तक है। नंबर 2, उनको एक न्यू फाउंड स्ट्रेंथ मिल गई है स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे। और 3, उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी ईरान ने देख लिया है कि हम रीजनलाइज कितनी आसानी से कर लेते हैं। तो आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप को ये रियलाइज करना पड़ेगा कि उनके जो बेसिस ऑलमोस्ट 11 के 11 तकरीबन इनइफेक्टिव हुए हैं, तो उनका टेक होम क्या है इस जंग के अंदर। तो बेहतर है जैसे मैंने कहा कि जज जूरी खुद ही बने, अपनी फतह डिक्लेयर करें। और अच्छा सर, एक और बड़ा नुकसान जो सामने देखने को आ रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इसको पॉइंट आउट किया है, बहुत अहम लोग इस बात पे कह रहे हैं कि सर एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज कर गया है। इस जंग में अमेरिका को सिफारती, जंगी और आपके सियासी जब शिकस्त हुई है, तो ईरान बड़ी ताकतवर के इमर्ज हुआ है। और अब एक लगता ही है कि नाम लिया उन्होंने बाज़ाब्ता कि ईरान है, चीन है, रूस है और अमेरिका, अब ये 4 आलमी ताकतें होंगी, अब यूनिपोलर मुल्क नहीं रहा। तो आप इसको एग्री करते हैं सर? जी देखिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने तो खुद ही बड़ी कंट्रीब्यूशन की है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। जो ही वो टेक ओवर किया, उन्होंने तकरीबन 15-16 महीने पहले उन्होंने कनाडा को कहा कि तुम स्टेट हमारी बन जाओ, फिर ग्रीनलैंड को कहा कि हमें ये पसंद है, फिर बलग्राम एयरबेस को उन्होंने कहा हमें पसंद है, फिर उन्होंने कहा कि यूरोपियन यूनियन का हमें कोई फायदा कोई नहीं। अभी जंग के दौरान उन्होंने कहा कि नेटो हमारे पे बोझ ज्यादा है और हम निकलना चाहते हैं। तो डिसइंटीग्रेशन कंट्रीब्यूशन तो सबसे ज्यादा प्रेसिडेंट ट्रंप की खुद है। उन्होंने खुद डी वैल्यू की है अपने वो पोस्चर या स्टेटस को जो चंद साल पहले हुआ करता था अमेरिका का। और आप नोट कर लें कि नेटो के जब भी अफगानिस्तान पे हमला हुआ, लीबिया पर हुआ, इराक पर हुआ सद्दाम हुसैन के जमाने में, तो यूनाइटेड नेशन से एक सेरेमोनियल रेजोल्यूशन पास करवाया जाता था। फिर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका नेटो को इकट्ठा करके 40-44 मुल्कों को कहता था कि आओ हमला करें, फिर वो हमला कर देते थे। जो नुकसान होते थे वो नेटो तमाम के तमाम शेयर करती थी, चाहे ह्यूमन लॉसेज हो, चाहे फाइनेंशियल लॉसेज हो। तो प्रेसिडेंट कभी, जिसको कहते हैं ना लाइमलाइट में, अमेरिकन उस तरह आए नहीं थे। अब इन्होंने खुद ही क्योंकि सबको डंप कर दिया लिटरल सेंस में, और आइसोलेटेड इजराइल के साथ मिलकर हमला कर दिया, तो फिर इजराइल ने, जो नेतन्याहू ने शायद इनको ये कहा था कि जनाब पहले जो हिस्ट्री में सदूर नाम नहीं लिखवा सके, पहले तो आप लिखवा लें। आपने जो वेनेजुएला का जिस तरह सदर का कमाल कर दिया, वो अब एक और तारीख वेनेजुएला प्लस करके दोबारा तारीख आपको याद रखी जाएगी कि ईरान को भी आपने जिसको कहते हैं ना हार्नेस कर दिया सारे का सारा सिस्टम। तो आई थिंक वो मिसलीड हुए हैं, और अफसोसनाक बात होती है कि मिसलीड हुए हैं और उसकी सारी दुनिया प्राइस दे रही है। ठीक है इजाज़ुल हक साहब, मैं यही सवाल आपके पास लेके आ रहा हूँ। दुनिया कह रही है कि वर्ल्ड ऑर्डर अब तब्दील हो चुका है, अब यूनिपोलर नहीं मल्टीपोलर है, और उसमें रूस, चीन को एक आलमी ताकत के तौर पर देखा जा रहा है, अमेरिका भी रहेगा, और ईरान को देखा जा रहा है एक आलमी ताकत के तौर पर। आप क्या देखते हैं सर? देखिए, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। मगर में 10 मई में जो मार्का हक हुआ था उसमें हमें मालूम हो गया था, क्योंकि चीन की सपोर्ट थी पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने अपने से 10 गुना फौज को जो है वो बिल्कुल जरगमाल बना लिया था, एक किस्म का मफलूज कर दिया था, उनको सिटिंग डक बना दिया था। इसी तरह से ईरान ने भी जिस तरह से जवाब दिया है, लाजिम बात है कि उसके पीछे भी चीन और रूस का हाथ है। तो ये अभी अमेरिका आइसोलेशन में भी चला गया है। तो अब जो इमर्ज होगा इसके बाद, जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल कहाँ जाता है, उसके बाद ईरान का क्या बनता है, इजराइल के ख्वाब कहाँ पर जाते हैं, तो लाजिम बात है चाइना विल प्ले अ मेजर रोल नाउ एज ए कॉम्पिटिटिव सुपर पावर मैं कहूँगा। और उसके मुकाबले में, और चाइना अमेरिका से बहुत आगे टेक्नोलॉजी में। पहले तो हम कहते थे ना कि चाइना बहुत पीछे है टेक्नोलॉजी में। आज जो चाइना का जीपीएस सिस्टम है वो अमेरिका से 10 गुना ज़्यादा तेज़ है वो जीपीएस सिस्टम। वो ऐसी नहीं है कि जो रेडार्स हैं और जो दीगर चीज़ें हैं उनको कैसे जैम कर देते हैं, किस तरह से ये जो ड्रोन्स फ्लाई करते हैं और रेडार्स के अंदर नहीं आते। ये चाइना
की टेक्नोलॉजी है जो सारी दुनिया इस्तेमाल कर रही है। तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती कर दी कि इजराइल की एक अनकैलकुलेटेड नॉन कैलकुलेटेड वॉर के अंदर चले गए, जो कि टोटली एक डिजास्टर साबित हुआ है। ये तो कोई बात ना हुई कि आप जहाज आपके, क्योंकि आपके पास एयर का कंट्रोल था और आप ऊपर से अंधाधुंध बम मारते रहे और बाद में कुछ भी ना हो सके, ना आप अपने बूट्स ग्राउंड पे ला सके, ना आप उनके साथ कुछ कर सके। और यहां तक हुआ कि एंड में उनके जहाज गिरने शुरू हो गए और बड़े बड़े जहाज गिरने शुरू हो गए। उनका एवेक्स जो थे वो सिटिंग डक बन गए वहां पे, उनके वहां पे F-35 जो थे। अब तो पता नहीं अभी उनके वो जो कहाँ गए वो। तो इन चीजों को सामने रखते हुए मैं समझता हूं कि अमेरिका को अब भी होश के नाखून लेने चाहिए और इस चीज को खत्म करके अपनी जो थोड़ी सी दाग जमी हुई है उसको रहने दें वहां पे। वरना यह कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मजीद, और ये चीजें होती रहती हैं, कभी बरतानिया सुपर पावर था, कभी अमेरिका सुपर पावर है था, फिर सोवियत यूनियन सुपर पावर था, वो फिर जब खत्म हुआ तो फिर अमेरिका सामने आ गया। और अब मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये सारा शिफ्ट जो है वो चाइना और चाइना के अलाइज की तरफ चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब ताकत जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रही है, जहाँ चाइना भी है, रूस भी है, ईरान भी है, पाकिस्तान भी है। तो मुआशी ताकत भी इस तरफ ब्रिक्स की सूरत में सामने आ रही है और जंगी फ़ौजी ताकत भी सामने आ रही है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जनाब एयर कमोडोर खालिद साहब आपका ही बहुत शुक्रिया, जनाब एजाजुल हक साहब आपका ही बहुत शुक्रिया, जनाब ब्रिगेडियर मसूद अहमद साहब आपका ही बहुत शुक्रिया। यकीनन अभी भी दुनिया यही चाहेगी कि किसी तरीके से भी कोई ऐसा तरीका, चाहे बैकडोर डिप्लोमेसी हो, कहीं और सिलसिला हो, जो पाकिस्तान ने शुरू किया अमन का मसला और जंग एक ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई थी, आलमी तीसरी जंग की तरफ बढ़ चुकी थी और बहुत ख़तरनाक जंग होने वाली थी, उसको टेबल पे बिठाया। अब भी आलमी दुनिया ये चाहेगी कि किसी तरीके से ये मसला मुज़ाकरात से तय हो, चाहे बैकडोर डिप्लोमेसी से हो, चाहे सामने आमने मुज़ाकरात से हो। देखते हैं क्या होता है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।